गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगो लोग। ये हमारा पार्ट 7 वीडियो होगा बगो लोग, और लास्ट वीडियो होगा, है ना। और पार्ट 6 तक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बउआ लोग, वहाँ जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर है। ये हमारा संस्कृत का सब्जेक्टिव रहेगा बउआ लोग, है ना, क्लास 10th का है। और हमारी ये गेस क्वेश्चन है बउआ लोग, गेस प्रश्न है। और हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, है ना। और संस्कृत को रटना नहीं बउआ लोग, इसको समझने का प्रयास करिएगा, कहानी की तरह इसको समझ जाइए। और समझ करके इसको अपनी भाषा में क्या करना है, लिख देना है। तब बगो लोग, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगो लोग, है ना। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 61 से चलेंगे, है ना। 60 तक के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बगो लोग। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग 61 देखते हैं, है ना। और बगो लोग, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी या दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 61 देखते हैं। कहता है, आलस्य कथा पाठ में, है ना, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा आलस्य कथा के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलस्यशाला में आग लगा दी गई। आग लगने पर 4 वास्तविक आलसियों को छोड़कर शेष सभी क्या हो गए, भाग गए। माने 4 आलसी वहां पड़ा रहा, वो भागा नहीं वहां से। और बाकी जितना नकली आलसी था, सब के सब 9 2 11 हो गया, यानी भाग खड़ा हुआ। क्लियर है। तो यही 4 गो आलसी था जो मेन रूप से आलसी था, वो वही टस से मस नहीं हुआ, है ना। कहानी बहुत मज़ेदार है बगलो, पढ़िएगा ना, बहुत मज़ा आएगा बगलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है। आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलो। लिखिएगा, विद्यापति, है ना, विद्यापति विरचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से उद्धत आलस्य कथा में आलस के निवारण को, है ना, निवारण की प्रेरणा और संसार के विचित्र गतिविधि का विवरण है। आलसियों को केवल करुणा का पात्र मानते हुए दान करने की इच्छा से मिथिला के मंत्री के वीरेश्वर आलस्यशाला का निर्माण करवाते हैं। उनकी जिज्ञासा थी कि आलसी लोग कैसे जीवन जीने की कला का, है ना, निर्वहन करते हैं। वो जो देखना चाह रहे थे कि आलसी लोग अपना जीवन कैसे जीते हैं, है ना, इसीलिए वो आलस्यशाला का निर्माण करवाया था। कहता है, इस क्रम में, है ना, इस क्रम में इस लाभ के लिए धूर्त और परिश्रमी भी आलसी बनकर पहुंच गए। अब बताइए, कहीं फ्री के रहने के लिए मिलेगा, खाना मिलेगा तो कोई काम करना चाहेगा। तब बिना मतलब के जो परिश्रमी भी था, है ना, धूर्त भी था, मैंने दूसरा के बुड़बक बनावे वाला धूर्त, परिश्रमी भी व्यक्ति थे, सब आलसी बन करके उसी में आकर के रहने लगा कि हम भी आलसी हैं, हम भी आलसी है। चलिए, आगे कहता है बगलो, कहता है, आलसियों की बढ़ती संख्या को देखकर उसकी परीक्षा के लिए आलस्य गृह, है ना, आलस्य गृह में आग लगा दी जाती है। अब देखिए, हद से ज़्यादा मैंने चाह रहे थे कि कुछ ही आलसी होगा, मगर यहाँ देख रहा है कि डेली के डेली भीड़ बढ़िए रहा। सब कह रहा है कि हम ही आलसी है, हम ही आलसी है। अब जगह कम पड़ रहा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो क्या किया कि वहाँ आलस गृह में आगे लगा दिया कि जो आलसी रहेगा वो तो वैसे रहेगा, अब बाकी जो नकली रहेगा सब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। तो कहता है आगे कि जिसमें से 4 वास्तविक आलसियों को छोड़कर सभी भाग जाते हैं। केरा किसको ने अपना जान प्यारा, तो बस, है ना, 9 2 11 हो गया, ले लंडी फरार हो गया। इन आलसियों को बचा लिया जाता है। लास्ट में जो 4 आलसी जो, है ना, रहता है, उसको भी बचा लिया जाता है। इस प्रकार आलस कथा में आलसियों के जीवन और निर्वाह का वर्णन है।
इस तरह से किया गया है बगल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 63 देखिए। कहता है कि विश्व में अशांति के क्या कारण है। विश्व में अशांति के क्या कारण है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलो, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बगलों का, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए इस बार भी उम्मीद है कि क्वेश्चन पूछेगा ये सब क्वेश्चन, है ना। इसलिए इसको ध्यान से ये सबको पढ़ लीजिएगा बगलों। कहता है अशांति मानव जीवन को नर्क बना देता है। अशांति मानव जीवन को नर्क बना देता है। वास्तव में अशांति के दो मूल कारण है, द्वेष और, है ना, असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इससे असहिष्णुता उत्पन्न होता है ना। एक दूसरे में द्वेष होता है, जलन होता है। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है ना। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है। इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसे द्वेष और असहिष्णुता को प्यार और मित्रता से समाप्त किया जा सकता है कि नहीं। तो यह है बगलो विश्व में अशांति के कारण। सबसे ज़्यादा तो समझिए कि एक दूसरे से स्वार्थ, जलन है, द्वेष है, ये सब के कारण, है ना, विश्व में अशांति है बगलो। कोई नहीं चाहता है कि वो हमसे आगे बढ़े, वो हमसे आगे बढ़े, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। कहता है कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलो। लिखिएगा इस पाठ में एक निर्धन एवं दलित जाति में जन्मे व्यक्ति का वर्णन है। विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति की कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा विद्यार्थियों की आत्मविश्वास को उत्पन्न करता है। ऐसे कर्मवीर हमारे आदर्श हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 65 कि पथिका वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा पथिका ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग से ही मिलता है, किंतु जिस काम से में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। परंतु उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो एक खतरा होता ही है, और इस तरह, है ना, बाघ की बातों में आ गया कि धन कमाना है तो खतरा तो है, ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा, और जोखिम में उसका जान ही चला गया, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। कहता है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष की वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष की वर्णन करें। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। लिखिएगा भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों और महापुरुषों की अवतार भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भगवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि पाटलिपुत्र की शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बगलों। लिखिएगा राजशेखर द्वारा रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राकेंद्र केंद्र था। यहाँ देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए, है ना, शिक्षा ग्रहण के लिए विदेश से भी आदमी आता था, यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे आते थे। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, बरूची और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। यहीं से सब, है ना, दिग्गज स्टार आगे आए, सामने आए, है ना। इसीलिए पाटलिपुत्र को प्राचीन शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 68
कि भिखनटोला कैसा था, कैसा गांव था। भिखनटोला कैसा गांव था, तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा भिखनटोला बिहार प्रांत का एक है ना दुर्गम गर्म गांव था। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे जो गांव के बाहर टूटी कुटियां में रहते थे। भिखनटोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था, है ना। तो भिखनटोला का परिचय आप इस तरह से दे सकते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 69 कि देवता लोग किस देश का है ना गुणगान करते हैं और क्यों। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बोलो। लिखिएगा देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बोलो। लिखिएगा महान लोग अपने को है ना अज्ञानी तथा अन्य विद्वानों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं। कहता है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा दामोदर गुप्त नामक कवि ने है ना स्वलिखित कुटुनिम्मत है ना निम्मतरनी काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास है ना स्थली है स्थान भी लिख सकते हैं। स्थान पटना का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। निवास स्थली है ना निवास स्थली पटना का नाम का महानगर है ना स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 72 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि पटना में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव है ना शरत काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे एवं आनंदमय होते थे। तो ये था बोलो आज का हम लोगों का है ना संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा है ना खत्म हो गया। टोटल हम 72 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना। इसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा बोलो एग्जाम में। 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा, उसमें से आपको 15 का जवाब देना है ना। 30 क्वेश्चन रहेगा मगर 15 का जवाब देना है। अब 15 भी कितना नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर का रहेगा। तब 15 दूनी 30 नंबर आपका क्लियर हो गया बोलो। इसीलिए इसको घोर के पी जाइए, जे करना है जे करिए, है ना, मगर इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए बोलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।